हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 13 अगस्त के करेंट अफेयर्स। इसके अलावा छोटी सी जानकारी, जैसे कि मैंने कहा था, हमारी बुक लॉन्च हो चुकी है। आपको बुक parchamclasses.in पे मिल जाएगी। ठीक है। कल कुछ टेक्निकल इशू के कारण शायद वो एप्लीकेशन पे शो नहीं हो रही होगी, बट आज अगर आप सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको parchamclasses.in पे हमारी नई बुक मिल जाएगी, जिसमें पिछले 5 इयर्स के 10,000 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, जिसमें CGL, CHSL, JEE, CPO और MTS के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब कुछ बच्चों ने पूछा था क्या ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी है, तो आंसर है नो। अभी केवल और केवल इंग्लिश में है। हो सकता है हम कोशिश करेंगे रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली हिंदी में से लॉन्च अगर ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, पर फिलहाल केवल और केवल इंग्लिश में ही, अंग्रेजी भाषा में ही आपको ये बुक मिलने वाली है। ठीक है, parchamclasses.in पे विजिट कर लेना। चलो स्टार्ट करेंगे हम अपने आज के CA को। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन, और उसके बाद बाकी सारी न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग बिल मैं आपको डिस्कस करूंगी, जिसे रिसेंटली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है बाय अमित शाह। वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको आज के करंट अफेयर्स की PDF लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, और टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का CA। फर्स्ट नंबर पे मैं बात करने जा रही हूँ ऐसे पर्सन के बारे में जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों अवार्ड दिए जा चुके हैं और इनकी डेथ हो गई है। सो मैं बात कर रही हूँ फिजिशिस्ट विकास सिन्हा के बारे में। तो ये एक साइंटिस्ट थे, विकास सिन्हा, जिनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 78। इन्होंने एज अ डायरेक्टर साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में काम किया है एंड द वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। ठीक है, तो फॉर्मर डायरेक्टर ये रहे हैं साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के। इन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी 1976 में काम किया हुआ है। इसके अलावा इन्हें 2001 में पद्मश्री अवार्ड और 2010 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे 2 इम्पॉर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं। ओके है, चलिए अब अगली बात करेंगे हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स से। देखिएगा, आप लोगों ने IPO के बारे में सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हम जिसको बोलते हैं। बेसिकली जब कोई कंपनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है, नई कंपनी है, और मुझे उसे सेबी में या शेयर मार्केट में लिस्ट कराना है, तो उसको लिस्टिंग कराने के लिए पहले मैं IPO जारी करूँगी, और IPO के बाद FPO वगैरह को इशू किया जाता है। ठीक है ना। अब मेरी कंपनी है और मुझे कंपनी को रन करने के लिए मुझे फंडिंग की ज़रूरत है, और मैं अपने जो शेयर्स हैं उनको डाइल्यूट करना चाहती हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं IPO लॉन्च करूँगी, लोग मेरे शेयर खरीदेंगे, मेरे पास फंडिंग आएगी, और इसको मैं अपने बिजनेस में लगा सकती हूँ इन्हांस करने के लिए। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि नायका है, इसके अलावा मामा अर्थ के IPO के बारे में मैंने सुना था, IRCTC ने भी अपने IPO निकाले थे। तो ऐसे ही कंपनी अपने IPO निकालती हैं। अब अभी तक होते क्या आ रहा था, जैसे कि किसी कंपनी ने IPO इशू किया, तो IPO आपने इशू किया, तो उसके बाद जैसे कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में, और मुझे अलग अलग कंपनीज के शेयर्स लेना और उनको बेचना पसंद है, और जैसे ही किसी बड़ी कंपनी के IPO आए, नामी जामी कंपनी के एक IPO आए, और मुझे पता है कि इसके शेयर्स को फ्यूचर में अगर मैं बेचूंगी तो मुझे बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मैंने कुछ IPO अपने अकाउंट से ले लिए। कुछ IPO जो है मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि तुम्हारा नाम यूज़ कर रहा हूँ, बट पेमेंट मैं कर दूंगा, तो वैसे करके ले लिए। तो 2 अलग अलग पैन कार्ड लग गए ना, एक उस व्यक्ति का पैन कार्ड और एक मेरा पैन कार्ड, लेकिन दोनों की जो UPI है, दोनों का जो पेमेंट है वो मैंने ही किया है। तो ऐसा केसेस भी आ रहे थे। तो ऐसे केसेस को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। सेबी ने ये गाइडलाइंस दी है, पहली चीज़। इसके अलावा जैसे कि IPO का जो क्लोजर होता है, अभी तक 6 डेज था, T+6 टाइमलाइन जो थी वो 6 डेज का था, जिनमें IPO को क्लोज किया जाता था। लेकिन यहाँ पे सेबी ने इस लिस्टिंग टाइमलाइन जो है वो हाफ कर दी है, मतलब 3 डेज, T+3 डेज कर दिया गया है। क्या कहती है न्यूज़ इतना कहती है, सेबी हाफ लिस्टेड टाइमलाइन टू 3 डे पोस्ट IPO क्लोजर। तो सेबी ने IPO बंद होने के बाद लिस्टिंग की जो सीमा है वो 6 दिन से घटा करके 3 दिन कर दी है। तो टाइमलाइन अब T+3 डेज होगी।
अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो इन्वेस्टर है उसको भी फ़ायदा होगा। मतलब जैसे कि मैंने शेयर खरीदे हैं और 3 दिन के अंदर अगर क्लोजिंग हो गई है तो 3 दिन के अंदर ही मतलब जो शेयर्स थे, IPO था, वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। इशूअर को भी फ़ायदा होगा, उसको जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाएगा और वो अपने बिजनेस को ग्रो करने में उस पैसे को लगा सकता है। बेसिकली एक तरीके का एक प्रयास है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और फास्ट और स्मूथ करने का। क्लियर, द रिडक्शन इन द टाइमलाइन विल बेनिफिट बोथ इशूअर एज वेल एज द इन्वेस्टर। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे है। तो आपको ले दे कितना याद रखना है कि IPO की जो लिस्टिंग क्लोजर टाइमलाइन है उसको रिड्यूस कर दिया है, अब वो T+3 हो गई है, पहले T+6 थी। दैट्स इट। इसके अलावा RBI ने भी कुछ किया है। क्या किया है, तो RBI ने जो UPI लाइट हम यूज़ करते हैं ऑफलाइन मोड में, आपको पता होगा ना इसके बारे में। UPI लाइट आप इसे ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन फिलहाल अगर नहीं और आपको किसी गोलगप्पे खा लिए आप लोगों ने, ठीक है ना, 20-50 रुपए के गोलगप्पे खा लिए, तो आप उसे पेमेंट करना है, लेकिन इंटरनेट नहीं, तो ऑफलाइन जाके आप UPI लाइट के ज़रिए उसे पेमेंट कर सकते हैं। अभी तक UPI लाइट से जो हम ऑफलाइन पेमेंट कर रहे थे वो उसका मैक्सिमम लिमिट जो था वो 200 रुपीज़ था। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने बोला यार आजकल महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, 4-5 दोस्त गए इकट्ठे 200 रुपए के गोलगप्पे खा लिए, चलो 210 के खा लिए। अब मतलब आपको फिर ऑनलाइन मोड की ज़रूरत पड़ेगी, फिर पिन डालना पड़ेगा और फिर इसके बाद आप पेमेंट करोगे। तो इन्होंने क्या किया, विदाउट पिन ऑफलाइन मोड पे UPI लाइट के ज़रिए मैक्सिमम अब आप 500 रुपीज़ या अप टू 500 रुपीज़ तक के पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज टू इंक्रीज द पर ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर UPI लाइट इन ऑफलाइन मोड फ्रॉम 200 रुपी टू 500 रुपीज़। ठीक है, विदाउट यूजिंग द UPI पिन आप 500 रुपये का पेमेंट, 500 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं यूजिंग द UPI लाइट मोड। इससे क्या होगा, हमारा जो ट्रांजेक्शन होगा, पेमेंट करने का जो तरीका होगा वो ईजी भी होगा, फास्ट भी होगा और बार बार छोटी छोटी पेमेंट्स करने के लिए हमें पिन इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑफलाइन मोड पे भी ये काम करता है। डन। नेक्स्ट बात करते हैं हमार कम्युनिटी के बारे में। ये कम्युनिटी बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर, आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा में रहती है और बेसिकली जो इनका ओरिजिन है वो ये चाइना से, बेसिकली तिब्बत चाइना के रीजन से इस ट्राइब का ओरिजिन हुआ है। तो हम बात करने जा रहे हैं हमार कम्युनिटी के बारे में और इन लोगों ने डिमांड की है फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्वेश्चन आएगा रिसेंटली किस कम्युनिटी ने या किस ट्राइबल ग्रुप ने सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, तो आंसर हो जाएगा हमार कम्युनिटी। हमार कम्युनिटी जो है वो किस एरिया में रहती है, तो हमार ट्राइब जो है उसे महार के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं, स्पेशली इन मणिपुर, असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। लेकिन जो हमार ग्रुप है ये बिलोंग करता है चिन कुकी मिजो ग्रुप ऑफ ट्राइब से, जो कि शेड्यूल कास्ट में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंगली ये लोग ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, ST क्लास में ये लोग आते हैं। अगर हम इस हमार ट्राइब के ओरिजिन के बारे में बात करें तो ओरिजिन इनका जो है वो साउथ वेस्ट चाइना से है। सिंगलुंग साउथ वेस्ट चाइना से इनका जो है वो ओरिजिन देखने को मिलता है। तो हमार उनपुई अपेक्स ट्राइबल बॉडी ऑफ द हमार कम्युनिटी, इन्होंने रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस करो, जल्दी से जल्दी प्रोसेस करो और हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन बनाओ फॉर द कुकी, हमार एंड जोमी ट्राइब। ये डिमांड यहाँ पे उतर रही है जिसके कारण लोग प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा और। तो हमार जो बिलोंग है वो मैंने बता दिया, साउथ वेस्ट चाइना से होते हैं ये लोग, बिलोंग करते हैं और ये लोग चाइनीज़ डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इनकी जो सोसाइटी है वो क्लैन सिस्टम पे है, कई सारे क्लैन्स में ये लोग रहते हैं और इंटर क्लैन मैरिज भी हो जाती है, एक क्लैन का व्यक्ति से दूसरे क्लैन के व्यक्ति के साथ शादी हो सकती है। ठीक है, बेसिकली इनका जो कई सारे डायलॉग से बोलते हैं, लेकिन जो मोस्ट डेवलप है वो क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा इनके डायलॉग को डेवलप किया गया है। विलेज होता है, मतलब जो क्लेन होता है उसका जो हेड होता है उसको लाल कहा जाता है और हर एक व्यक्ति इसकी लीडरशिप को फॉलो करता है, इसके डायरेक्शंस को फॉलो करता है। इनकी जो सोसाइटी होती है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, मतलब फादर जो होता है वो हेड होता है, मुखिया होता है घर का, और जनरली ये लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं और हिल टॉप पे जनरली आपको इनके घर या क्लेन्स देखने को मिलते हैं, विलेजेस देखने को मिलते हैं। ये कुछ बातें थी अबाउट द हमार कम्युनिटी या हमार ट्राइब। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान से। तो राजस्थान राज्य ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। तो ये क्या है गुरु गोरखनाथ बोर्ड, किस लिए इसका गठन किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, हम बात करेंगे।
ठीक है। रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है टू सेट अप गुरु गोरखनाथ बोर्ड। गुरु गोरखनाथ बोर्ड को बनाया जाएगा। इस बोर्ड में 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे इंक्लूडिंग द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर्स। इस बोर्ड को क्यों बनाया जा रहा है? जिससे जोगी, योगी और नाथ कम्युनिटी जो राजस्थान में रहती है, उनको जो चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं, उनको जो प्रॉब्लम हो रही है, उनके राइट्स को लेके जो प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें सॉल्व किया जा सके, इसलिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड को बनाया जाएगा। ये गुरु गोरखनाथ बोर्ड जो है वो एक कंडक्ट करेगा सर्वे और अपनी रिपोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देगा और स्टेट गवर्नमेंट उसके आधार पर इन लोगों के वेल बीइंग का काम करेगी, अपलिफ्टमेंट का काम करेगी, एजुकेशन के लिए काम करेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम करेगी और इनके एरिया में प्रोग्रेस करने का काम भी करेगी। कौन सी कम्युनिटी? जोगी, योगी और नाथ कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड बनाया गया है बाय द आरजे, राजस्थान गवर्नमेंट। ओके है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे। अब चले जाते हैं हम केरला स्टेट। सो केरला स्टेट में अतिथि पोर्टल लॉन्च किया गया है। हम सभी को पता है, जैसे कि आप भी जहाँ शहर में, गांव में रहते होंगे तो आपके कोई आसपास पड़ोसी, आपके कोई जानकार ऐसे होंगे जो वर्क करने के लिए या फिर काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाते हैं। तो ऐसे वर्कर को हम माइग्रेंट वर्कर कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही केरला स्टेट में हर साल कई सारे माइग्रेंट वर्कर आते हैं, लेकिन पूरे के पूरे जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनका कहीं भी डेटा नहीं है और कहीं भी डेटा ना होने के कारण इनके ऊपर कई बार असॉल्ट होता है, सेक्सुअली असॉल्ट भी किया जाता है, क्योंकि कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनके खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा। तो ये जो सारे के सारे माइग्रेंट वर्कर हैं ना केरला स्टेट में, उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करने के लिए बेसिकली अतिथि पोर्टल को लॉन्च किया है बाय द केरला गवर्नमेंट। क्लियर? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर माइग्रेंट वर्कर इन द स्टेट, क्योंकि रिसेंटली एक केस हुआ था, एक चिल्ड्रन का सेक्सुअली अब्यूज हुआ था, जिसके बाद क्योंकि गेस्ट वर्कर होते हैं कहीं भी रजिस्टर रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे जो अनरजिस्टर्ड माइग्रेंट वर्कर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हैं, किसी कंपनी के थ्रू आते हैं, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो या तो वो इंडिविजुअल खुद या फिर वो कंपनी जिससे वो रजिस्टर होकर आए हैं या किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिस व्यक्ति ने इनको बुलाया है काम करने के लिए, तो वो लोग भी इस पोर्टल पे जाके इन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं उस व्यक्ति का नाम है राजू, ठीक है ना, तो राजू जो है वो इंडिविजुअल खुद अकेला जाके भी इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर ले। हो सकता है किसी कॉन्ट्रैक्टर ने इसको बुलाया हो, एक ठेका दिया हो सड़क का बनाने का या घर बनाने का, तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी कर सकता है रजिस्ट्रेशन या कंपनी भी कर सकती है। ये बात यहाँ पे बोली है, द गोल इज टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन एंड द प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल द माइग्रेंट वर्कर, जो प्रवासी आते हैं, गेस्ट वर्कर आते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग। तो नीति आयोग पब्लिश करता है डेल्टा रैंकिंग। पहले तो अपने दिमाग में ये बना लो कि डेल्टा रैंकिंग पब्लिश बाय द नीति आयोग। डन। बेसिकली डेल्टा रैंकिंग जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए होती है। जो डिस्ट्रिक्ट जहां अंडर डेवलप हैं उनमें आपने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दिया, हॉस्पिटल बन गए, स्कूल बन गए, सड़कें बन गई, सभी को एजुकेशन मिल रहा है, जो बच्चे उनको न्यूट्रिशंस मिल रहा है, वाटर रिसोर्सेज सही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, मतलब ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट्स ने डेवलपमेंट किया है, तो ऐसे स्टेट को इस रैंकिंग में शामिल किया जाता है। बेसिकली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को 2018 में लॉन्च किया गया था। तो हरियाणा का नू डिस्ट्रिक्ट तो बेसिकली इस रिपोर्ट को अगर थोड़ा साइड में रखें तो ऑलरेडी अभी न्यूज़ में चल रहा है, जब से वहाँ पे वायलेंस हुआ है, हिंसा हुई है, 5 दिनों तक तो इंटरनेट भी वहाँ पर बंद था। सुना होगा आप लोग ने न्यूज़ में, अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी न्यूज़ चैनल को चलाया होगा तो नू हिंसा के बारे में आपने डेफिनेटली जाना होगा। तो हरियाणा का नूह डिस्ट्रिक्ट जो है उसने सेकेंड रैंक ली है नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में। सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट यही रहा है। लास्ट ईयर जो नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग आई थी उसमें नूह डिस्ट्रिक्ट की जो रैंकिंग थी वो 30th पोजीशन पे थी और अब ये सेकेंड पोजीशन पे है। वहीं अगर आप देखेंगे तो सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस और अपलिफ्टमेंट के लिए इसने काम किया है। एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स की कैटेगरी में आप देखोगे तो ये सेकेंड प्लेस पे आपको देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स में ये टॉप पर है, फर्स्ट नंबर पे, और हेल्थ और न्यूट्रिशन पैरामीटर पे सेकंड नंबर पे, इसलिए ओवरऑल इनको सेकंड पोजीशन पे रखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे बल्चर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कई वैरायटी ऑफ बल्चर मतलब गिद्ध पाए जाते हैं। गिद्धों की कई वैरायटी आपको भारत में देखने को मिलेगी, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ इनके बारे में जो हिमालय में मिलते हैं, हिमालयन वल्चर के बारे में।
ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि हिमालयन वल्चर कहाँ रहते होंगे, हिमालय के एरिया में रहते होंगे, स्नो वाले एरिया में रहते हैं, ठंडे एरिया में रहते हैं, तो उनका जो खाना पीना ब्रीडिंग प्रोसेस है वो सब ठंडे एरिया में रहती है। मतलब इनको रिप्रोडक्शन के लिए वो वैसे क्लाइमेट को अडॉप्ट कर चुके हैं। अगर मैं हिमालयन वल्चर को किसी दूसरे स्टेट में लेकर आऊँ और ब्रीडिंग कराऊँ तो थोड़ा सा क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है, राइट। तो बिल्कुल ऐसा कर दिखाया है आसाम स्टेट ने। तो आसाम स्टेट ने क्या किया है, जो कैप्टिव हिमालयन वल्चर को लेकर आए और उसको ब्रीडिंग कराई, और ये सक्सेसफुल भी हो गए। रिप्रोडक्शन इसलिए कराया जाता है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सके। डन। तो क्वेश्चन इतना सही है। द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ द हिमालयन वल्चर इन इंडिया एट विच स्टेट? भारत में हिमालय गिद्ध के बंधी प्रजनन का पहला उदाहरण किस राज्य ने प्रस्तुत किया है? सो आंसर हो जाएगा असम। असम के जू में, जो गुवाहाटी में है, वहां पर बेसिकली इस हिमालयन वल्चर का पहली बार ब्रीडिंग कराई गई, प्रजनन कराया गया। अगर हम बात करें हिमालयन वल्चर के बारे में तो ये नियरली थ्रेटेंड है, और ठीक है, हिमालयन वल्चर नाम से ही क्लियर है कि हिमालय माउंटेन रेंज में रहते हैं, और नॉर्मली जब विंटर आता है तो ये प्लेन एरियाज़ में जो है वो माइग्रेट होकर आते हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, इन सारे एरियाज़ में आपको हिमालयन वल्चर देखने को मिलेंगे। डन। नेक्स्ट बात करेंगे, इस स्टैच्यू को आप देख रहे हो, इस स्टैच्यू में आप पहले तो ये स्टील का बना हुआ एक स्टैच्यू है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिखाई दे रहे होंगे, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। ये जो सिंबल, ये तमिल लैंग्वेज के सिंबल हैं, तमिल भाषा में यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये स्टैच्यू आपने देख लिया। आइए हम इस स्टैच्यू के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। कहाँ पर है ये? कोयम्बतूर, तमिलनाडु में। 20 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ फेमस तमिल फिलोसोफर थिरुवल्लुवर। तो थिरुवल्लुवर की 20 फीट ऊंची प्रतिमा को इंस्टॉल कर दिया गया है। कहाँ पर? कोयम्बतूर, तमिलनाडु में। इसमें लगभग 1330 लेटर, 1330 लेटर जो कि तमिल लैंग्वेज को डिनोट करते हैं, इसमें इन सिंबल्स का, इन लेटर्स का यूज़ करते हुए बेसिकली इस स्टैच्यू को स्टील फ्रेम पे तैयार किया है। वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस बन गई है यहाँ पे, ठीक है। ये जो 1330 शब्द लिखे हैं तमिल भाषा में, बेसिकली ये जो फिलोसोफर है, ये जो राइटर एंड पोएट हैं, इनके ही दोहे जो हैं, इनके ही जो कप्लेट्स हैं, उसको ही वहाँ पर इंस्क्राइब किया गया है। अगर हम बात करेंगे थिरुवल्लुवर के बारे में, तो ये तमिल पोएट और स्कॉलर हैं। इनकी जो वर्ल्ड फेमस रचना है, या इनका जो वर्ल्ड फेमस या बेस्ट नोन वर्क है, वो कौन सा है? थिरुकुरल है। तो थिरुकुरल जो कलेक्शन है वो दोहास का कलेक्शन है, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एथिक्स, इसके अलावा लव वगैरह के पोएम्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब इनके अगर स्टैच्यू को आप ध्यान से देखेंगे तो एक हाथ में यहाँ पे पाम लीफ देखने को मिलेगी, और एक हाथ में इंक देखने को मिलेगी, जिससे इस मैन्युस्क्रिप्ट को या पांडुलिपि को लिखा जाता होगा। तो पनाई ओलाई मतलब पाम लीफ एक हाथ में आपको देखने को मिलेगी, और एक एंशिएंट स्टाइलिश जो कि जिसके ज़रिए मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा जाता होगा, वो आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है इजूत थानी। ओके। नेक्स्ट JJM जल जीवन मिशन के बारे में। तो जल जीवन सर्वेक्षण में जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है, और उसको हर घर जल सर्टिफिकेट भी दिया गया है। क्या है न्यूज़? श्रीनगर टॉप द जल जीवन सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग। तो इसे इसलिए हर घर जल सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। जल जीवन मिशन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था 15 अगस्त 2019 को। अभी 15 अगस्त आ रहा है, इसकी एनिवर्सरी आ रही है। मतलब इसका मकसद है कि जो रूरल हाउस होल्ड है, जो ग्रामीण क्षेत्र के हर एक घर तक बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट क्वांटिटी में टैप वाटर फैसिलिटी लॉन्ग टर्म एंड रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करना इसका मकसद है। जल जीवन मिशन का जो एजेंडा है वो ये है कि सिक्योर एंड सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर हर एक रूरल हाउस होल्ड तक पहुंचा दें हम 2024 तक, ठीक है। और इसी के अंतर्गत यहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट रहा है श्रीनगर, ठीक है। अब एक और बहुत शानदार न्यूज़ आई है, यहाँ पर देखेंगे। ये हमारे प्यारा भारत, और प्यारे भारत में ये वाला जो एरिया कहलाता है, ये POK का रीजन कहलाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब ये पूरा आपका कौन सी लाइन है? ये आपका LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC आपको देखने को मिलेगा, और LOC पे ही आपको यहाँ पर ये देखो, ये एक छोटा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर
बनाया गया है इंडियन पोस्ट ऑफिस, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया नाम दिया गया है। तो इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस नियर एलओसी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन द कुपवारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, जो कि किशनगंगा रिवर के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास आपको लोकेटेड, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के पास आपको देखने को मिलेगा। इसका पिन कोड यहाँ पर मेंशन है। ये वाली लाइन एलओसी कहलाती है और इस तरफ जो लाइन आती है वो आपकी एलएसी कहलाती है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इथोपिया के बारे में। ये जो कंट्री दिख रही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ये इथोपिया है। ठीक है, इथोपिया में एक जगह है जिसका नाम है अम्हारा, दिखाई दिया अम्हारा, और अम्हारा में एक लेक बड़ी फेमस है जिसका नाम है ताना लेक। सुना होगा आप लोग ने इसके बारे में। नाइल रिवर का ओरिजिन यहाँ से माना जाता है, नाइल रिवर का ओरिजिन यहाँ से माना जाता है। डन, ये है अम्हारा रीजन। इसके अलावा इसी की बाउंड्री पे आपको एक और छोटा सा टेरिटरी, एक छोटा सा रीजन दिखाई दे रहा है, वो है टिग्रे। ठीक है, तो हमारा रीजन और टिग्रे रीजन का जो इन दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से चल रही है सिविल वॉर। क्या चल रही है? इनके बीच में चल रही है सिविल वॉर। और इसी सिविल वॉर के चलते हुए यहाँ पे जो नेशनल आर्मी है इथोपिया की, उन्होंने भी यहाँ पे सप्रेस करने की कोशिश की, तो यहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत सारे लोग मारे गए। इसके कारण स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है इथोपिया ने। ठीक है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की है इथोपिया ने। तो वही कहानी यहाँ पे लिखी है, इथोपिया डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन अम्हारा रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप है फानो और नेशनल आर्मी जो है इथोपिया की, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, क्योंकि लंबे समय से सिविल वॉर चल रहे थे और सिविल वॉर को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को लगता था कि ये जो फानो ग्रुप है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नेशनल आर्मी को भेजा गया। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए और जो फानो ग्रुप है ना, उसको वहाँ की लोकल्स भी जो है वो सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि ये जो हमारा रीजन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है इथोपिया में, क्योंकि यहाँ पे ताना लेक भी है और यहाँ से ब्लू नाइल रिवर का ओरिजिन भी है। इसके अलावा यहाँ पे पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का 80% जो आपका रेनफॉल होता है वो इथोपिया के एरिया में होता है, जिसके कारण यहाँ की जो सॉइल है वो भी काफ़ी फर्टाइल है। तो ये लोग अपने राइट्स के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो इनकी जो लड़ाई है उसको सप्रेस करने की कोशिश नेशनल आर्मी ने की, जिसके बाद यहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वायलेंस होने लगा, दंगे होने लगे, लोग मरने लगे, जिसके बाद यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिए इथोपिया ने। बस इतना ही आपको याद रखना है। चलो अब बात करेंगे हम, रिसेंटली अमित शाह ने 3 बिल इंट्रोड्यूस किए हैं लोकसभा में। ये तीनों बिल हमारे जो 140 ईयर्स पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिमिनल जस्टिस लॉ को बनाया था और भारत में इम्पोज किया था, उनको रिप्लेस करने का काम करेगा। क्योंकि अमित शाह का कहना है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लॉ सिस्टम बनाया गया था उसका मकसद लोगों को पनिशमेंट देना था, ना कि जस्टिस देना। अब हम चाहते हैं कि लोगों को जस्टिस मिले, पनिशमेंट के साथ साथ पनिशमेंट थोड़ी बहुत हो लेकिन जस्टिस मिले, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रायल प्रोसीजर इतना लंबा होता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर ही इतने लंबे होते हैं कि आधे लोग तो इसलिए कंप्लेंट नहीं करते कि कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। तो इन सारी चीज़ों को आज के समय में रिपील करने और रिप्लेस करने की ज़रूरत है, इसलिए 3 नए बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पहला बिल है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, जो कि रिप्लेस करेगा आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 8060 को। 1860 में इंडियन पीनल कोड आया था, उसको रिप्लेस करेगा भारतीय न्याय संहिता बिल। पहले जो आईपीसी था उसमें 511 सेक्शन थे, जो नया आईपीसी आएगा उसमें 356 सेक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट बिल आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023, जो कि रिप्लेस करता है सीआरपीसी, मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट। ठीक है, इसको रिप्लेस करने का काम करता है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1898 में, वापस इसमें अमेंडमेंट हुआ था 1973 में, अब इसको रिप्लेस किया जा रहा है बाय द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, जिसमें 533 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बिल है भारतीय साक्ष्य बिल। तो भारतीय साक्ष्य बिल जो है वो रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट को, जिसे 1872 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस होंगे वो 170 सेक्शंस होंगे। अब इन तीनों बिल को इंट्रोड्यूस तो कर दिया गया है लोकसभा में, अब ये बिल फर्दर इनकी रीडिंग करने के लिए या कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है, स्टडी करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के पास ये बिल जाएंगे। ये कमेटी जो होती है वो पूरा रीड करेगी
और उसके बाद फिर अपना डिसीजन देगी। ये जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स है, इसको चेयर कर रहे हैं बीजेपी एमपी ब्रिजलाल, ठीक है, जो कि एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। तो यही सारी कहानी मैंने आपको यहाँ पे लिखी है। अब इसमें खास बातें जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो इन्होंने कहा है कि यार हमारी कंट्री में भी मॉब लिंचिंग के बहुत केस आए, अफवाह उड़ा देते हैं कि यार बच्चा चोर है, लोग पकड़ के घेर लेते हैं और मार मार के मार डालते हैं, होता है ऐसा, न्यूज़ में आपने सुना होगा। तो इसमें बोला है कि अगर मॉब लिंचिंग होती है, जो भी क्रिमिनल होते हैं मॉब लिंचिंग करते हैं, या फिर किसी माइनर का रेप होता है, सेक्सुअली उसके साथ असॉल्ट होता है, तो इसमें कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सज़ा तक दी जाएगी, डेथ पेनल्टी दी जाएगी। इसके अलावा गैंग रेप के जो केसेस होते हैं उसमें 20 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल की सज़ा का प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। इतनी चीज़ें आगे क्या बोलता है, इसमें एक और बात बोली गई है, सेक्शन 150 ऑफ द भारतीय संहिता सुरक्षा बिल मतलब सीआरपीसी के बारे में बात कर रहा है। इसमें कहा गया है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन इन जून टू इन्हांस ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट ऑफ सेडिशन टू 7 ईयर्स फ्रॉम द 3। तो यहाँ पे जो सेडिशन लॉज होते हैं, जो देशद्रोह के राजद्रोह के जो मामले होते हैं, उसमें जो पनिशमेंट है उसको भी कम करने का रिकमेंडेशन जो है वो दिया गया था, और ये क्लॉजेस भी इसमें जोड़े गए हैं। खास बात यह है कि पहली चीज़ तो उन्होंने कहा है पुलिस को अब एक्टिव होना पड़ेगा, नो मोर डिले इन्वेस्टिगेशन में इतना डिले नहीं चलेगा। आपको विथ इन 90 डेज कंप्लेंट रजिस्टर होने के विथ इन 9 डेज आपको चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी, ये बात बोली गई है। और इन्वेस्टिगेशन इन सम केसेस 180 डेज में आपको कंप्लीट करना ही है, ठीक है। और फिर पूरा कोर्ट जब ट्रायल शुरू हो जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट में आपने देखा होगा ना, जज आते हैं, अगली सुनवाई 2 दिन बाद होगी, अगली सुनवाई अगले मंथ होगी, तो ऐसे करते करते पूरा साल गुजर जाता है और एक ही केस का ट्रायल चलता रहता है। तो इसमें साफ साफ बोला है द जज विल हैव टू गिव वर्डिक्ट विद इन 30 डेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। तो 30 दिन के अंदर यहाँ पे जजेस जो हैं उनको भी अपना फैसला देना है, वर्डिक्ट देना, और इनका जो भी फैसला आता है वो 7 डेज के अंदर ऑनलाइन इसको अपलोड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ऐसे कोई केसेस होते हैं जिसमें सज़ा का प्रोविज़न ज़्यादा है, मतलब ऐसा कोई केस है जिसमें 7 ईयर्स से ज़्यादा का सज़ा का प्रोविज़न है, तो उस केस में फॉरेंसिक टीम की इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी होगी। और अगर किसी व्यक्ति का सेक्सुअली वायलेंस होता है, जो विक्टिम है, तो उसकी वीडियोग्राफिक मोड में उसकी रिकॉर्डिंग अपने पास होना मैंडेटरी है, आवश्यक है, ये बात भी यहाँ पर बोली गई है। इसके अलावा जो हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंट है, डिजिटल एविडेंसेस हैं, वो भी अब मान्य होंगे कोर्ट में, जैसे कि बाकी सारे एविडेंस को भी माना जाता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हुई हैं, हम डिटेल वीडियो में कभी डिस्कशन करेंगे, पर फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं कुछ एमसीक्यू के बारे में। पहला क्वेश्चन है, मो जंगल जमी योजना किसने लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा ये फॉरेस्ट जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं, इंडिजिनियस पीपल होते हैं, उनके राइट के लिए स्कीम है, और ये स्कीम उड़ीसा गवर्नमेंट की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नीराक्षी। नीराक्षी क्या है? तो नीराक्षी एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, याद आया एक ऑरेंज कलर का इस तरीके से लंबा सा व्हीकल मैंने आपको दिखाया था, वही है आपका नीराक्षी। नेक्स्ट है श्रीकांत माधव वैद्य, इन्हें किस कंपनी का चेयरमैन बनाया गया है? सो आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल, ऑप्शन बी। सिद्दीकी पास अवे रिसेंटली, ही वॉज बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, विच फील्ड? तो आंसर हो जाएगा ये थे आपके फिल्म मेकर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेबी ने आईपीओ क्लोजर की जो टाइमलाइन है वो कितना कर दी है? तो T+3 डेज, ऑप्शन सी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसमें मैंने ऑप्शन ही नहीं दिए हैं, बस आप मुझे इतना बता देना, लूनर 25 रॉकेट किस कंट्री ने रिसेंटली 11 अगस्त में लॉन्च किया है, जो कि चंद्रमा पे जाएगा और साउथ पोल में इसका लैंडर भी उतरने वाला है, जैसे कि चंद्रयान 3 का भी लैंडर साउथ पोल में ही उतरने वाला है। ओके, जो भी सही आंसर होगा आप कमेंट में दीजिएगा। और कल हमारा सीए नहीं आएगा, कल हमारा वीकली सीए आएगा, वहाँ पे आपका होगा टेस्ट। तो मिलते हैं कल 7 AM। टेक केयर एंड बाय बाय।